ठीक है, चैप्टर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट इज सिंपली चेंज ऑफ पोस्चर, चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। बट लोकोमोशन इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इफ चेंज इन पोजीशन takes place or posture, that is movement, but a specific type of movement in which change of place takes place, है ना, change of place or location occurs, that is known as locomotion. So it is movement with displacement, ठीक है। ये हो सकता है movement with displacement। मूवमेंट जो होते हैं ये प्लांट और एनिमल सभी तरीके की लाइफ फॉर्म शो करती हैं। प्लांट्स में बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे, कुछ मूवमेंट ऐसे होंगे जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, कुछ मूवमेंट ऐसे होंगे जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मूवमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप। एक होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक होते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होंगे which includes the process of growth, and these movements they do not show or they do not include the growth process, ठीक है। उसके अलावा एनिमल्स में भी बहुत सारे टाइप के मूवमेंट्स हैं। तो पहले बात करेंगे लोकोमोशन की। लोकोमोशन को हम वॉलंटरी मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। एनिमल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं या जाते हैं इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ फूड फॉर द सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए मूवमेंट शो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, विच इज नोन एज लोकोमोशन। नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, और हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, ठीक है। मूवमेंट के हैं बेसिकली चार टाइप। सबसे पहले अमीबॉइड मूवमेंट, सेकेंड वन इज फ्लैजुलर मूवमेंट, then third one is ciliary movement, and fourth one is muscular movement. So there are four categories of movement, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी है अमीबॉइड की। नाम से क्लियर हो रहा है मूवमेंट किसके जैसा होगा, अमीबा के जैसा। तो अमीबा एक इस तरह से इर्रेगुलर सी सेल होती है, इस टाइप की एक सेल है जिसके अंदर यहां पर ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। सेल वॉल यहां पर होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यहां क्या होगा अमीबॉइड मूवमेंट में, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्ट्स इन द अमीबॉइड मूवमेंट। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म कह लो या स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कह लो, इसकी वजह से सेल क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये सूडोपोडिया क्या है, ये इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, लोकोमोटरी भी हैं एज वेल एज, और क्या करते हैं, हाँ, दे हेल्प देम इन एनगल्फिंग द फूड, कैप्चरिंग द फूड, ठीक है। अब ये तो हुआ चलो उस यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, विच इज द मेंबर ऑफ विच किंगडम, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में एक स्पेशल कैटेगरी हो गई प्रोटोजोआ, उसके अंदर आता है ये,
लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे पास भी कुछ ऐसी सेल्स हैं जो बिल्कुल इसके जैसा काम करती हैं, इसके जैसा मूवमेंट शो करती हैं। वो कौन होंगी? WBCs। WBCs या फिर ल्यूकोसाइट। तो WBC में जो फेगोसिटिक सेल है, स्पेशल टाइप की फेगोसिटिक सेल कौन सी है? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेजेस आर किसके जैसी? बिल्कुल अमीबा के जैसी इन देयर फंक्शन। ठीक है, फेगोसाइटोसिस करेंगी, उनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी जिसकी वजह से सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर आएंगे, एंड दे आर द सेल्स जो एंटीजन की एंट्री पे, पैथोजन की एंट्री पे सबसे पहले उसके साथ में एनकाउंटर करती है। ठीक है, मैक्रोफेजेस से रिलेटेड एक बात याद रखना हमेशा, जब हम 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं ना इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, एड्स, तो HIV फैक्ट्री कहा जाता है मैक्रोफेजेस को। ठीक है, और मैक्रोफेज ही बहुत सारे पैथोजेंस को आप कह सकते हो कि तोड़ के अपनी सरफेस पे एक्सप्रेस करती हैं। तो मैक्रोफेजेस को ही हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, APC। ये सब इम्यूनिटी में आएगा। तो अमीबॉइड मूवमेंट में हमारी बॉडी में स्पेशल सेल है ल्यूकोसाइट या WBC, या उसका एक सब टाइप हम स्पेसिफिकली नाम याद रख सकते हैं, मैक्रोफेज। ठीक है, दूसरा मूवमेंट है फ्लैजेलर। फ्लैजेलर मूवमेंट, सेल के पास क्या होना चाहिए? फ्लैजिला, टेल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी वजह से उसके अंदर मोटिलिटी आती है, मोशन आता है। ठीक है, अब अगेन अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखें, जैसे हमने अमीबा देखा, इसी तरह से फ्लैजिला कहाँ आपने पढ़ा है? और बैक्टीरिया में पढ़ा है। फ्लैजिला के थ्रू बैक्टीरिया लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और प्रोटिस्ट में पढ़ा है, जैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, वो हो गए, और यूग्लिनॉइड्स हो गए या डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए। उन सब में क्या है? फ्लैजिला है, मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हमारी बॉडी में क्या होगा? फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए इट इज शोन बाय ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म्स में जो मोटिलिटी आती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला और टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट वहां आएगा जहां सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया अगेन लोअर एग्जांपल्स बताओ कुछ, जैसे कि एक यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या होगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास सीलिया है और ये सीलिया मदद करते हैं उसको मूवमेंट में भी, प्लस एक स्पेसिफिक एरिया के सीलिया उसको फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं। स्पेसिफिक एरिया क्या हो गया? फेरिंग्स, ये कहो गलेट। हमारी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? जहां जहां सिलिएटेड एपिथेलियम होगी। ठीक है, हाँ, सिलिएटेड यूट्रस, सिलिएटेड एपिथेलियम इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पेसिफिक एरिया इज फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कह सकते हैं हम। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट का काम क्या है? ओवा तो होता है कैसा? नॉन मोटाइल। वो नॉन मोटाइल ओवा जब आफ्टर ओवुलेशन रिलीज होके आएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में उसको सीलिया की मदद से ही आगे भेजा जाता है। किस जगह पे? सबसे पहले तो जंक्शन पे, जंक्शन ऑफ एम्प्यूला एंड इस्थमस, उस जगह पे फर्टिलाइजेशन के लिए वो वेट करेगा। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस तो फिर वहां से जो क्लीवेज होते होते जाएगा वो भी आगे जाके इम्प्लांट सीलियरी मूवमेंट की वजह से ही होगा। ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फर्दर उसका मूवमेंट भी सीलिया की वजह से होगा। तो फैलोपियन ट्यूब्स में सिलिएटेड एपिथेलियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसी तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, स्पेशली जो ये कौन सा पोर्शन हो गया ट्रैकिया का, विंड पाइप का, इसकी अंदर की तरफ लाइनिंग क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम है। क्या काम करेंगे सीलिया? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने बीटिंग मूवमेंट की वजह से बाहर एक्सपेल आउट करा देंगे, सो दैट हमारे लंग्स के अंदर वो सारी डस्ट ना पहुंचे, कोई इंसेक्ट, कोई डस्ट पार्टिकल ना पहुंचे। ठीक है, म्यूकस भी यहीं प्रेजेंट है।
तो म्यूकस मेम्ब्रेन है अलोंग विद सिलिएटेड एपिथेलियम, वो ट्रैप करेगी जितना भी डस्ट लेडन पार्टिकल्स होंगे वो सबको रोक दिया जाएगा ऊपर ही, ठीक है, वो सब कुछ वापस से स्पिट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आफ्टर सिलियरी मूवमेंट लास्ट आता है मस्कुलर मूवमेंट, और यही है इस चैप्टर में डिटेल में, यही काम की चीज है, बाकी तो है। चलो, मस्कुलर मूवमेंट शोन बाय मसल्स। अब बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, उन मसल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड स्पेशली जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज अबाउट स्केलेटल मसल, जो कि जिसकी वजह से हम लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में हम देखेंगे। हमारी मसल्स की वजह से जो हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, हमारे स्केलेटन में जितनी बोन्स का मूवमेंट होता है दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, है ना। तो वो सब चीजें क्या है, मस्कुलर मूवमेंट में आएंगी। तो ये क्या है, ये बेसिक टाइप के मूवमेंट है जो बॉडी में पाए जाते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबा की तरह सेल्स होती हैं बॉडी में, जैसे कि ल्यूकोसाइट यानी कि मैक्रोफेजेस, जो बिल्कुल अमीबा के जैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करेंगी और मूवमेंट करेंगी, ठीक है। इनका स्पेशल काम क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेल में मोटिलिटी आ जाएगी। सिलियरी मूवमेंट, सीलिया के कारण मूवमेंट होगा। अच्छा, फ्लैजिला की वजह से तो जो सेल बियरिंग फ्लैजिला होती है, जिसके पास फ्लैजिला है वो मूव करती है, लेकिन सीलिया क्या होता है, मीडियम का मूवमेंट कराता है, ठीक है, ये मीडियम को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट वाला आ गया आपका मस्कुलर मूवमेंट। तो अभी डिटेल में स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मसल से। होता है फोटो खींचने का शौक कुछ। सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन इज मीजोडर्मल। क्या है मीजोडर्म? व्हाट इज मीजोडर्म? हाँ, गैस्ट्रुलेशन। 3 जर्म लेयर्स बनती हैं और उन 3 जर्म लेयर से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म कहाँ प्रेजेंट है? एंडो एक्टो के बीच में, ठीक है। उससे कुछ बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे हमने इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, दैट इज प्योरली डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है। ऐसे ही ये जो मसल्स हैं ये कैसी हैं? मीजोडर्मल। हमने कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू भी मीजोडर्मल था सारा, हाँ सारा ही था। और एपिडर्मल यानी एपिथेलियल टिश्यू, वो तीनों था। उसमें 3 टाइप की हमने डिफरेंट रीजन्स पढ़े थे, एक्टो, एंडो, मीजो, सबका उसमें था ओरिजिन, ठीक है जी। तो मसल्स के लिए देखो, मसल क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है मीजोडर्मल ओरिजिन का, एंड इट मेक्स 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। स्पेशल टिश्यू विच इज फॉर्मिंग 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, यानी काफी ज्यादा बॉडी का हिस्सा, बॉडी वेट का हिस्सा इज मेड फ्रॉम मसल्स। कितनी मसल्स होती हैं बॉडी में? 640 कह सकते हो, 639, हाँ, बट अप्रोक्सीमेटली 640 मान लो आप, 639 नंबर होता है उसका। और बोन्स कितनी है? 206 अडल्ट में, ठीक है। तो मसल क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय मसल्स। तो मसल का इतना कंट्रीब्यूशन है। अब मसल्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है क्या? E3C का कोड हम याद रख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं E3C। One is elasticity,
देन एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रेक्टाइल भी होती है ये। अब जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक हमने ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है, और छोड़ दिया, वापस से अपनी पोजीशन पे आ गई, ये हो गया इलास्टिक नेचर। जस्ट लाइक अ रबर बैंड, ऐसा तो नहीं होता रबर बैंड हमने पुल किया और छोड़ा तो वो वहीं रह गया, ऐसा तो नहीं होता है, वो वापस से आता है अपने नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये नेचर होती है इलास्टिक नेचर, रिट्रैक्ट ऐसे करेगी मतलब खींचेगी और वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंशन, इंक्रीमेंट होने का चांस उसके अंदर है, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी यानी कि नर्व इंपल्स कैरी करके लेके आएगी सिग्नल यहाँ पर, और ये इसकी मेम्ब्रेन एक्साइट होगी, जिसकी वजह से वो मूवमेंट्स होंगे प्रोटीन्स के अंदर, वो डिफरेंट वेरिएशंस आएंगे, सो दैट मस्कुलर मूवमेंट टेक्स प्लेस। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके छोड़ने से वापस रिलैक्स हो जाएगी। तो ये चारों ही प्रॉपर्टी शोन बाय मसल्स। E3C से आपको याद रखना है, एक्साइट हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, इलास्टिक है नेचर में, और कॉन्ट्रैक्शन की पावर शो करती हैं, ठीक है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में आ सकती हैं वो, किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज के बेसिस पे। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कहाँ वो पाई जाएंगी, यानी कि उनकी लोकेशन, कैसी वो दिखती है ना। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल लिखें, टाइप्स ऑफ मसल्स। अब ये टाइप्स किन के बेसिस पे है? बेस्ड ऑन लोकेशन, देन अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन, यानी उनकी एक्टिविटीज रेगुलेट कैसे होती हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है मसल्स को इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? स्केलेटल। या हम सीधा सीधा इसको चलो इसी हिसाब से लिखते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल नाम क्यों दिया? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल सिस्टम, बोन्स के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड विद बोन्स। सेकेंड, visceral, visceral muscles present in the walls of visceral organs, इतना भी लिख सकते हैं हम। visceral organs क्या? internal organs, internal organs की wall is made up of visceral muscles, ठीक है। थर्ड, कार्डियक, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? ये हार्ट में, वॉल ऑफ हार्ट। तो ये 3 टाइप की मसल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहला क्राइटेरिया लोकेशन का है, स्केलेटल सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड है तो स्केलेटल मसल, अगर वो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है तो विसरल मसल, और अगर वो हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट की फॉर्मेशन उसके थ्रू होती है तो कार्डियक मसल। सेकेंड, अपीयरेंस। जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, दे अपीयर्स एज स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मसल्स। तो इनका दूसरा ही नाम क्या आ जाएगा? स्ट्राइएटेड मसल्स। व्हाई दे आर नोन एज स्ट्राइएटेड? बिकॉज दे आर हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स
इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, जो हम जब देखते हैं उसको, उसकी मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं तो कुछ जगह पे डार्क बैंड्स दिखेंगे, फिर लाइट, ऑल्टरनेट बेसिस पे ये वाला अरेंजमेंट दिखता है। तो इस तरह की मार्किंग अगर होगी मसल के पास, दैट टाइप ऑफ मसल विल बी स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, ऐसी कोई मार्किंग, कोई स्ट्राइएशन यहां नहीं होती है इन केस ऑफ विसरल मसल्स, सो दे आर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, और इनको हम अनस्ट्राइएटेड भी बोल सकते हैं, अनस्ट्राइएटेड मसल्स। व्हाई दे आर सो? बिकॉज they are not having any this type of demarcation, है ना, stripes, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर या कहो कि अरेंजमेंट ऐसा इधर नहीं होता। यहां पे क्या है? दे आर स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। स्ट्रिप्स रहती हैं, पट्टियां पट्टियां, डार्क लाइट, ऑल्टरनेट बैंड्स रहते हैं। तो स्ट्राइएटेड हो या स्ट्रिप्ड मसल्स हो, एक ही जैसा नाम है। यहां पर ये क्या है? स्ट्राइएटेड है। अब ये जो है ना, ये वाली जो मसल्स है, ये मॉर्फोलॉजिकली तो इसके जैसी दिख रही हैं, बट फंक्शनली इसके जैसी होती हैं। तो ये स्ट्राइएटेड है, यानी इनके ऊपर भी डिमार्केशंस है। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें नेचर ऑफ रेगुलेशन। इनका फंक्शन, इनकी एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होती है, क्या हम कर पाएंगे या ये अपने आप होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में स्केलेटल मसल कैसी हैं? वॉलंटरी। दीज आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स एज देयर एक्टिविटीज या देयर मूवमेंट इज regulated or regulated under our control। हमने चाहा तो वो मूवमेंट हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, लाइक मैं अगर चाहूं मेरा हाथ ऐसे आए तो मैंने चाहा तो ये हो गया ना, ऐसे तो है नहीं बस मैं चाहूं और ये आए ना अपने आप। तो बॉडी में जो इस तरह की एक्टिविटीज होंगी स्केलेटल मसल्स की, दीज आर वॉलंटरी अंडर द सुपरविजन ऑफ अवर विल, कॉन्शियसनेस, मतलब हम चाहें तो ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? विसरल मसल्स, ये इनवॉलंटरी एक्शन की होती हैं, इनवॉलंटरी, इसीलिए इनका नाम इनवॉलंटरी मसल्स भी पड़ा है। इनवॉलंटरी है यानी हम इनके फंक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमने खाना खाया, हम खाना चबा रहे, खाना खाना हमारे कंट्रोल में है, खाना या ना खाना हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक बार हम खाना खा लें और हम उसको निगल रहे हैं, तो यहाँ पर जो फूड पाइप है, फूड पाइप में कौन सा मोशन होता है, कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनवॉलंटरी है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते उसको कि अच्छा नहीं हम खाने को बीच में रोक दें या वापस ले आए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही फिर स्टमक पूरी तरह से ऐसी मसल्स का बना हुआ है, पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सारे के सारे कैसे होंगे? इनवॉलंटरी मसल्स की एक्टिविटी वहां पर हमें देखने को मिलती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को। ये अगेन इनवॉलंटरी। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए और तो ये ऐसे बैंड्स में मिलेंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। यहां पर इस तरह से मार्किंग्स होंगी, लाइट डार्क अपीयरेंस होगी, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड कंडीशन। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है। यहां पे क्या होगा? स्पिंडल शेप और यूनिन्यूक्लिएटेड, इस तरीके से हैं। स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांचिंग शो नहीं करती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, टेपरिंग एंड के साथ होती हैं। ठीक है, टेपरिंग यानी फ्यूजी फॉर्म शेप है। तो यहां पर हम इनको लिख सकते हैं स्पिंडल
और फ्यूजिफॉर्म शेप. They are having one nucleus per muscle cell. ठीक है, मसल सेल को मसल फाइबर बोल देते हैं. अब यहां की बात करें तो ये क्या है? ये ब्रांच होगा और यूनिन्यूक्लिएटेड है. और इसमें एक स्पेशल चीज और है, इंटरकैलेटेड डिस्क. तो यहां पर ये होगी ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड विद इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेशन यहीं देखने को मिलेगा, इंटरकैलेशन वहां नहीं है. तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है इंटरकैलेटेड डिस्क की प्रेजेंस इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द हार्ट वॉल? हार्ट वॉल हैज 3 लेयर. एंडो, मायो, एपी. मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में है. इसी तरह से अगर हम बात करें यूट्राइन वॉल की, यूट्राइन, क्योंकि ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो आपने कोर्स में पढ़ रखे हैं, तो वहाँ मायोमेट्रियम है, अगेन मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. ठीक है, और अभी रिसेंटली भी हमने कहीं स्मूथ मसल पढ़ा था, और लास्ट चैप्टर में यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल. नाम क्या था मसल्स का? detrusor muscles. Detrusor muscles. And the type of epithelium found in the ureter as well as in urinary bladder? Transitional epithelium. ठीक है, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, वैरायटी ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी. ठीक है, डिटेल में हमको क्या करना है इस चैप्टर में? स्केलेटल मसल, उनके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, कैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये सब कुछ. ठीक है, नहीं ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना. ये आप वैसे भी उस चैप्टर में एनिमल टिश्यू में भी डिटेल में पढ़ चुके हो. तो हम सीधा आते हैं मसल स्ट्रक्चर पे. हो गया नोट? Structure of skeletal muscle. स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट है? बोन्स के साथ में एसोसिएटेड है. ठीक है, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू? नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट और विच इज हेल्पिंग द कनेक्शन बिटवीन अ बोन एंड अ मसल. टेंडन्स. ठीक है, इलास्टिक होते हैं, इनइलास्टिक होंगे? इनइलास्टिक होंगे. अगर टेंडन्स इलास्टिक हो जाएंगे फिर मोशन नहीं हो पाएगा, ये फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है, इनइलास्टिक किसके बने होते हैं टेंडन्स? व्हाइट कोलेजन फाइबर के. और दूसरे जो होते हैं लिगामेंट्स, येलो इलास्टिन. येलो इलास्टिन. कहाँ प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट्स? बोन से बोन का कनेक्शन होगा थ्रू लिगामेंट, और बोन टू मसल का कनेक्शन होगा थ्रू टेंडन्स. ठीक है. ये एक मसल है जिसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स अरेंज हैं.
नहीं, इसमें कुछ है प्रॉब्लम, सर को बताना पड़ेगा। इसका में भी वो क्लॉग हो गया हो बहुत ज्यादा फिल्टर ना। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे मसल बंडल्स प्रेजेंट है। एक मसल, उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स, उन मसल बंडल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कहलाएगा मसल बंडल। मसल बंडल को फेसिकल भी कहते हैं। तो बहुत सारे फेसिकल्स है, मतलब फेशिया एक वर्ड हो गया, फेसिकल्स बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर अगर हम यहां पे देखें और फर्दर, तो इसके अंदर अगेन अरेंज्ड रहते हैं मसल फाइबर्स इसके अंदर। हाँ, मसल फाइबर इज अ सिंगल मसल सेल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मसल फाइबर, यानी दिस वन इज द मसल। मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स, मसल बंडल्स के जब अंदर देखा जाएगा तो एक मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स। और हम इस मसल फाइबर को अगर देखें, अगर ये मसल फाइबर है कुछ ऐसे, तो इस मसल फाइबर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज मायोफाइब्रिल्स ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस मसल सेल। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी कितने सारे और सिस्टम पढ़ के आ चुके हैं कि हर एक ऑर्गन या हर एक पर्टिकुलर सिस्टम के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो वही प्रोटेक्टिव लेयर यहां भी होगी। जैसे ये मसल है, मसल के बाहर यहां पे है ये एक लेयर, ऐसे ही ये मसल बंडल है, इसके भी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, और यहां मसल फाइबर के भी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। यानी कि जैसे अगर ये है तो ऐसे यहां पर, हाँ, मल्टीपल लेयर्स हैं, प्रोटेक्शन के लिए है इसके पास। तो जो आप देखो यहाँ पर डायग्राम में भी मसल बनाई हुई है ना, इस मसल के सबसे ऊपर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसका नाम है एपीमाइसियम। एक सेकेंड, क्या नहीं, माइसीलियम नहीं, माइसीलियम क्यों होगा, माइसियम। फंगल स्ट्रक्चर भूल गए क्या, फंजाई, एक हाइफी सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और उसका पूरा टफ्ट पूरा ग्रुप कहलाता है माइसीलियम। यहां पर इसका नाम है एपीमाइसियम। एपी मतलब अपॉन, आउटर साइड पे, तो जो सबसे बाहर की तरफ कवरिंग है दैट इज एपीमाइसियम। उसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर क्या था, मसल बंडल। मसल बंडल या फेसिकल के चारों तरफ भी एक कवरिंग होगी, वो क्या होगी, पेरीमाइसियम। यहां पर क्या है, ये पेरीमाइसियम। सबसे बाहर है एपीमाइसियम, मसल बंडल के चारों तरफ है पेरीमाइसियम, और फिर मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर। मसल फाइबर के पास है इसके पास एंडोमाइसियम। तो 3 लेवल प्रोटेक्शन है। सबसे बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है, एपीमाइसियम। मसल के अंदर अगर हम झांक के देखेंगे तो बहुत सारे फेसिकल्स हैं, उनको कवर करते हुए पेरीमाइसियम, पेरी मतलब पेरीफ्री, आउटर साइड पे, पेरीफ्री पे, किसके, मसल बंडल के। मसल बंडल के अंदर कौन अरेंज है, मसल फाइबर यानी कि मसल सेल, उसके चारों तरफ जो होगा, क्योंकि वो सबसे अंदर है, तो एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो ये 3 लेयर हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इसको देखो बेटा। हर एक मसल सेल के अंदर या स्केलेटल मसल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स हैं।
हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू। कोलैजन रिच कनेक्टिव टिश्यू है जो किसको ज्वाइन कर रहा है आपस में, सारे के सारे मसल बंडल्स को उनकी पोजीशन पे फर्मली फिक्स करके रखे हुए हैं, ठीक है। उस कनेक्टिव टिश्यू को कहा गया है फेसिया। फेसिकल वर्ड है बंडल के लिए, फेसिक्यूलम भी आ जाएगा, प्लूरल है फेसिया, सॉरी फेसिकल, ठीक है, या फेसिक्यूलाई। और फेसिया क्या हो जाएगा, इट इज द टर्म गिवन टू द कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मसल बंडल्स। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। हमने डायग्राम में देखा ये भी, मसल बंडल के अंदर क्या अरेंज है, बहुत सारे मसल फाइबर्स, या कहो यही है प्रॉपर सेल्स, मसल सेल। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। अब यहाँ पर हम सेल की कहानी पढ़ते हैं, जैसे हम नॉर्मल किसी भी सेल को देखते हैं उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही सारी चीजें हम इसके लिए पढ़ेंगे। दिस इज मसल फाइबर। इस मसल फाइबर को ही हम एनलार्ज करके देखें तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके की सेल है, जो सेल की मेम्ब्रेन होगी ये, इसका नाम हम सेल मेम्ब्रेन के लिए टर्म क्या क्या यूज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये भी करते हैं ना यूज टर्म हम। तो यहां पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाएगा, सार्कोलेमा, ठीक है। दिस इज नोन एज सार्कोलेमा। इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सार्को वर्ड आ जाएगा जहां भी हम मसल की बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशंस हैं, वो डीपर ग्रूव्स बना लिए हैं उसने, ये इनवेजिनेशन कहलाएंगे टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें। तो ये क्या है, टी ट्यूब्यूल है, टी फॉर ट्रांसवर्स है यहां पर, ठीक है। जैसे सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी तो साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म को तुम साइटोप्लाज्म कह ही रहे हैं, ये भी सेल है, इसका साइटोप्लाज्म कुछ अलग नाम से जाना जाएगा, सार्कोप्लाज्म। जैसे नॉर्मल रेगुलर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहाँ तो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन का काम होना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का ह्यूज नंबर यहाँ भी मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। क्या कहलाएंगे, सार्कोसोम, ठीक है। जैसे सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने नॉर्मल सेल के केस में पढ़ रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर भी है, यहां का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एससीआर है। एससीआर मतलब स्मूथ वाला है, इसमें राइबोसोम लाइक थिंग्स का कोई अटैचमेंट नहीं है। सो दिस इज, जैसे एससीआर में इन शॉर्ट यहां लिख दूं, इसका पूरा नाम हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट सर्व्स एज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, खूब सारा कैल्शियम स्टोर करके रखता है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक टीट्यूब्यूल से दूसरे टीट्यूब्यूल के बीच में अरेंज है, और इस तरीके से रहता है कुछ कि ये जो मेम्ब्रेन है ना इसकी, इसके साथ में इसका क्लोज एसोसिएशन है, यानी अगर कोई बदलाव मेम्ब्रेन में आया तो वो बदलाव सीधा सीधा इसको रिसीव होगा, इसके अंदर भी कुछ चेंज आएगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे इसके आगे उससे समझ में आ जाएगा। अब हमने एक चीज और देखी थी इसमें कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, न्यूक्लियस है और वो पेरिफेरल है, किनारों पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी,
ठीक है, ये मसल सेल जो है या फाइबर इज हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी ये सिंसीशियल हो जाएगी। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लो जरा। हाँ, अभी बताती हूँ, एक बार थ्योरी पढ़ो इसको, पहले थ्योरी पे आ जाओ। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म, जिसका नाम आ जाएगा सार्कोप्लाज्म। द मसल फाइबर इज सिंसीशियम हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियाई, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एज अ सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इट इज, अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, इट इज एक्टिंग एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। खूब सारा कैल्शियम इसमें स्टोर रहता है। अब देखो, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन में है, इसके अलावा कैल्शियम कहाँ पढ़ा हमने? ब्लड क्लॉटिंग में, है ना, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके अलावा हाँ, वहां पे कैल्शियम जो, हाँ ठीक है, कैल्शियम पंप्स चलेंगे, वो हार्ट बीट जनरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम कराते हैं। और कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन होता है प्रोसेस ऑफ गेटिंग फंक्शनल मैच्योरिटी बाय द स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो कैल्शियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जगह जगह, तो यहाँ पे ये रोल है। अभी मसल कंट्रैक्शन में हम डिटेल में और आगे देखेंगे। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm, and these filaments are known as myofilament. Myo word is related with muscles. Study of muscles is known as myology. ठीक है, तो यहाँ पर फिलामेंट्स जो हैं कहाँ अरेंज हैं? सार्कोप्लाज्म के अंदर पैरेलल अरेंजमेंट होगा इन मसल फाइबर्स का, सॉरी फिलामेंट्स का, जिनको कहेंगे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। यानी अगर हम एक बार सिनेरियो देखें सबसे बाहर से सबसे अंदर की तरफ, तो सबसे मेन बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? मसल। मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल, मसल बंडल के बाद यानी कि ये है मसल, मसल से मसल बंडल, क्रोनोलॉजी इसकी ऐसी होगी, फिर मसल फाइबर, मसल फाइबर के बाद मायो फिलामेंट्स या फाइब्रिल्स। ठीक है, यही ऑर्डर याद रखना है ऐसे। Each myofibril has alternate dark and light band on it. तो अब हम जो देखेंगे आगे स्ट्रक्चर, जो एनसीईआरटी ने देखो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखा रखा है इसका, उसमें हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है लाइट और डार्क बैंड। ठीक है, तो अब मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्रैक्स आ रहे हैं? हाँ हाँ, लाइन है ना, क्रैक आ रहा है, अभी देखना। इसको हाँ नोट कर लो। बुक में बना लो, डायग्राम बना लो, इसका सेल का बना लो, इंपॉर्टेंट है बस कोई नीचे।
हो गया? अब मायोफिलामेंट्स के लिए देखते हैं किस तरीके से वो अरेंज होंगे। तो यहाँ पर एक नाम आता है सार्कोमेयर। ये जिगजैग पैटर्न से कुछ शो हो रही है आपको एक लाइन, इसको कहा जाता है जेड लाइन। ठीक है, एक जेड लाइन इस तरफ है और एक जेड लाइन इस तरफ है। ठीक है, इस जेड लाइन के साथ में कनेक्टेड है कुछ थिन फिलामेंट्स। एक थिन फिलामेंट था लेकिन वो बाइसेक्ट हो गया इस लाइन के द्वारा। बाइसेक्ट हो गया मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो थिन फिलामेंट है यहाँ पर क्या है, थिन और थिक फिलामेंट्स हैं जो डार्क और लाइट अपीयरेंस देंगे। तो जो थिन फिलामेंट है इट इज मेड अप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नोन एज एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट था जिसको बाइसेक्ट कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है एक जेड लाइन ने। एक लाइन है जो जिगजैग पैटर्न में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक बैंड हो गया यहाँ पर बनेगा, मतलब ये एक था, ये हाफ में डिवाइड हो गया। इस तरीके से इस तरफ क्या है आपका एक्टिन का बैंड है, यहाँ पर भी एक्टिन का है, थिन फिलामेंट का बना हुआ है। इनके बीच में प्रेजेंट है थिक बैंड। जब हम मायोफिलामेंट्स की बात करते हैं, मायोफिलामेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, और उसके साइटोप्लाज्म में वो पैरेलल बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। उनका जो अरेंजमेंट होगा उस पैरेलल बंडल में भी वो कुछ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगा। वो ऑर्डर कुछ ऐसा है जिसमें सेंट्रली प्लेस्ड थिक फिलामेंट्स हैं मेड अप ऑफ मायोसिन, और उसके साइड में थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। तो यहाँ दो प्रोटीन्स का नाम आता है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन। तो ये देखो, एक जेड लाइन यहाँ पर, एक जेड लाइन यहाँ पर, दो जेड लाइन के बीच में जितना भी पार्ट आता है वो क्या कहलाएगा?
फंक्शनल यूनिट कहलाएगा। क्या कहेंगे उसको? सार्कोमेयर। दिस इज सार्कोमेयर विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इस एरिया में होगा। जैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन हमने बोला नेफ्रॉन को, क्योंकि वहां पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो तो रियल साइट है जो फंक्शन चल रहा है उस पर। इसी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जहां होगा दैट इज द एक्चुअल पोजीशन, ये सार्कोमेयर, तो इट इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दो जेड लाइन के बीच में अब क्या क्या प्रेजेंट है? ये है आपका एक्टिन का फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। ये बना होगा किससे? मायोसिन से। ये होता है थिक फिलामेंट। मायोसिन ना बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना है, और वो जो मोनोमेरिक यूनिट है अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 मोनोमेरिक यूनिट्स मिलके एक मायोसिन का थिक फिलामेंट बनाती हैं। यहाँ पर 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट है, एक फिलामेंटस फॉर्म है, एक ट्रोपोमायोसिन है, एक ट्रोपोनिन है। वो फिर भी नंबर में इसके मुकाबले तो कम ही है, इसीलिए इसकी अपीयरेंस तो रहती है थिन और ये अपीयरेंस में होता है थिक। तो मायोसिन का जो बनेगा फिलामेंट, जो बैंड बनेगा वो हमेशा थिक होगा। थिक होगा तो डार्क अपीयरेंस का होगा। ये थिन फिलामेंट होगा क्योंकि इसके अंदर मोनोमेरिक फॉर्म्स के नंबर कम है, ठीक है, थिन अपीयरेंस देगा। ठीक, ये तो अटैच हो रखा है किसकी मदद से? जेड लाइन ने इसको अटैच करा रखा है। अब ये यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग थोड़ा ही ना है, ये भी अटैच होगा कहीं ना कहीं से। तो बुक में नाम नहीं दे रखा है लेकिन आप लिख सकते हो, रोल बहुत ज्यादा उसका नहीं है पढ़ने के लिए कहीं। यहां पर ना कुछ स्प्रिंग लाइक प्रोटीन है जिससे कनेक्टेड रहता है, उसका नाम होता है टिटिन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है दिस इज नोन एज टिटिन। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, हमें यही पता है कि 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, थर्ड वाले का कोई डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी ने नहीं कर रखा है। तो 2 ही प्रोटीन्स के बारे में हमको पढ़ना है, एक्टिन और मायोसिन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बैंड्स हैं ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स अपीयर होते हैं हमें मसल फाइबर के अंदर। अब वो कैसे होंगे? यहाँ पर 2 बैंड्स हैं, जो बैंड्स होंगे वो आपके 2 नाम से जाने जाते हैं। एक बैंड आएगा आई बैंड, एक आएगा ए बैंड। आई बैंड का नाम है आइसोट्रोपिक बैंड और ए क्या हो जाएगा? एन आइसोट्रोपिक। कुछ और चीजें अभी देख लेते हैं। देखो, ये बिल्कुल इसका जो सेंटर है यहां पर प्रेजेंट है एम लाइन, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एम लाइन जो इसको बीच में होल्ड करके रखे हुए है। कभी भी ड्यूरिंग एनी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ये थिक बैंड अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आना, इसकी जगह में कोई चेंज नहीं आना। लेंथ में तो बदलाव उसमें भी नहीं आएगा एक्टिन के उसमें, लेकिन बस उसकी पोजीशन बदलेगी, इसकी पोजीशन भी नहीं बदलेगी, जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ हिस्सा ऐसा जिसमें एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग हो रही है और ये सब रिलैक्स्ड कंडीशन है, अभी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिलैक्स्ड है बिल्कुल। ये जोन कैसा है? जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पर यानी आपको एक्टिन भी दिख रहा है और मायोसिन भी दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके का। और एक एरिया ऐसा है जहां पर प्योरली मायोसिन का बैंड प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? वो यहां से यहां तक का एरिया है, दिस इज नोन एज एच जोन। एच जोन इज द नॉन ओवरलैप्ड पोर्शन सोलली मेड अप ऑफ मायोसिन और थिक फिलामेंट। केवल और केवल ऐसे है। अब डायग्राम में भी देख लो, इसमें जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है वो क्या बना रहा है? जिसमें केवल मायोसिन प्रेजेंट है, एच जोन बना रहा है। ठीक है, एम लाइन क्या कर रही है? उसको होल्ड करके रखती है इन द सेंटर। ठीक, अब बात करेंगे इस तरफ की। यहां ये जो पार्ट है ये इतना, इसमें मायोसिन का कोई जिक्र नहीं है ना, ये तो किसका बना हुआ है? केवल एक्टिन है यानी थिन फिलामेंट है। तो यहां पर कोई आपको और टाइप की चीज नहीं मिलेगी, और टाइप का प्रोटीन नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस बैंड की बात करेंगे तो यहाँ कुछ ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन देखने को मिलेगा मायोसिन के केस में।
तो मायोसिन बैंड को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक बैंड। एनआइसोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि वहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक्टिन भी शो हो रहा है और मायोसिन भी है। तो वहां पर एक एरिया तो ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा डार्क अपीयर होगा और एक थोड़ा लेस डार्क अपीयर होगा। अब देखो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, जो बिल्कुल डार्क वाला पोर्शन है उसके सेंटर में थोड़ा लाइटर ग्रे सा पोर्शन है और किनारों पे है कैसा, डार्कर पोर्शन। तो डार्कर का मतलब है ये वो एरिया है जो ओवरलैप्ड है। समझ में आ रहा है ना, ये ओवरलैप्ड पोर्शन है, इसमें एक्टिन मायोसिन दोनों प्रोटीन्स हैं, लेकिन बीच में केवल थिक फिलामेंट प्योर मायोसिन का बना हुआ है, तो वो लाइट कलर में शो होगा। ऑल्दो ये पूरा ही डार्क बैंड है, पूरा ही थिक फिलामेंट का बना हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों में ओवरलैपिंग शो हो रही है, तो वो ज्यादा डार्क अपीयरेंस हो रही है उसकी। ठीक, दूसरी तरफ ये क्या, अच्छा ये किसका बना होगा, ये मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन जो कौन से जोन में था, एच जोन वाला है वो तो है ही, प्लस ओवरलैप्ड पार्ट भी है इसमें, जिसमें क्या दिखेगा आपको, थोड़ा सा एक्टिन भी दिखेगा, इसीलिए टर्म यहां पर क्या डाली है, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, अब आइसोट्रॉपिक क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल प्योर है, कौन है, एक्टिन है, तो यहां पर दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन ओनली। आई बैंड, दिस इज द आई बैंड, दिस वन इज द ए बैंड, यहां से यहां तक। यानी जितने एरिया में मायोसिन है, चाहे वो नॉन ओवरलैप्ड हो चाहे वो ओवरलैप्ड हो, जितने पार्ट में मायोसिन है वो तो है ए बैंड, और जितने पार्ट पे प्योर एक्टिन है वो है आई बैंड। अगर हम बात करें एक सार्कोमेयर की, तो देखो एक आई बैंड में पूरा एक एक्टिन होता है यहां से यहां तक का, लेकिन वो हो चुका है हाफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेड लाइन। तो ये हाफ ए आई बैंड है, हाफ आई बैंड इधर है, और एक कंप्लीट ए बैंड है। तो एक सार्कोमेयर में क्या है, सार्कोमेयर में हाफ आई बैंड, फिर एक ए बैंड, फिर हाफ आई बैंड, इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक ए बैंड है और एक आई बैंड है, लेकिन प्रॉपर रेगुलर ऑर्डर क्या है उसका अरेंजमेंट का, ऐसे हाफ फिर एक पूरा फिर एक ही हाफ। ठीक, और हाँ, एक्टिन का बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट का नंबर, इसका जो मोनोमर्स का नंबर है वो कम है एज कंपेयर टू मायोसिन, तो हमेशा अपीयरेंस इसकी थिन होगी, तो ऑल्सो नोन एज थिन बैंड। और जब इसको व्यू कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में तो कैसी अपीयरेंस आ रही है, लाइट कलर की, तो इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, लाइट बैंड के नाम से। तो तीन नाम हो गए, आई बैंड है, थिन बैंड है और लाइट बैंड है। इस तरफ ए बैंड है, दूसरा नाम हो गया, यहां थिन है तो ये थिक है, और डार्क अपीयरेंस का है तो डार्क बैंड, और ये ऑल्टरनेटली अरेंज है। तो ये स्ट्राइएशंस जो मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशन टू द स्केलेटल मसल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट, हाँ आई और ए बैंड के प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, एक बार डायग्राम देखो एनसीईआरटी का, दो जेड लाइन क्लियर है। अब इसको जरा रिलेट करो ऊपर वाले डायग्राम से, जहां पे यहाँ दो जेड लाइन है, जो आप कह रहे थे ना कि लाइट वाले एरिया में ब्रेक आ रहा है, तो वो लाइट वाला एरिया पूरा था, उसको बीच में से हाफ किसने किया, जेड लाइन ने, तो वो जो ब्रेक आपको दिख रहा है वो जेड लाइन ही तो है। तो ये दो जेड लाइन्स हो गई, चाहो तो इसके साथ इन्होंने मार्क कर भी रखा है ऊपर जेड लाइन को, इस तरफ भी आप लिख सकते हो जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है, हाफ हाफ ऑफ आई बैंड, तो आधा इस तरफ दिख रहा है आधा इस तरफ दिख रहा है, अ कंप्लीट ए बैंड, और ए बैंड में आपको ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैप्ड दोनों पोर्शंस दिख रहे हैं। ओवरलैपिंग पार्ट इज शोन बाय अ डार्क कलर, नॉन ओवरलैपिंग को भी आप लाइट, लेकिन स्टिल आई से कंपैरेटिवली डार्क ही अपीयर वो होगा। अब इसके बिल्कुल सेंटर में भी देखो, जो ए बैंड है इसके बिल्कुल सेंटर में एक हल्की सी डिमार्केशन दिख रही है ना, एम लाइन है ना, एम लाइन बिल्कुल यहां बीच में,
ठीक है, तो ये मसल फाइबर में सार्कोमेयर का क्या अरेंजमेंट है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसको शो करता हुआ एक डायग्राम है। एक बार थ्योरी देख लो। एक है, एक लाइन है, एक फिलामेंट है, मायोफाइब्रिल है। ये एक मायोफाइब्रिल है, ये इस मायोफाइब्रिल में ये इसके ऊपर प्रेजेंट है ये एक्टिन मायोसिन, ऐसे यहाँ। अब ऊपर जो मुझे दिख रहे हैं ये सारे एक्टिन हैं, इनके बीच में एक मायोसिन है कुछ इस तरीके से। ये ऐसा अरेंजमेंट है, मसल फाइबर था, उस मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज है ना ये, और इस एक को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर है, यानी इसको ऐसे मानो आप, ये है, इसके ऊपर लाइंस लाइंस दिख रही हैं, तो कहीं लाइनें तो लाइट हैं और कहीं पे डार्क अपीयरेंस आएगी, फिर लाइट है फिर डार्क अपीयरेंस आएगी, ये ऐसे है कुछ, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम से देख के आप मुझे बता पाओगे, जैसे ये वाला डायग्राम है, मायोसिन क्लियर दिख रहा है आपको, बीच में डार्क कलर का है मायोसिन है, साइड में एक्टिन है। एक मायोसिन को कितने एक्टिन ने सराउंड किया हुआ है? इधर वाला भी जुड़ेगा इसमें, इधर वाला भी देखो, 16 क्यों हो जाएंगे? अच्छा, ये एक मायोसिन है, ये पूरा 1 2 3 4 5 और 6 नहीं होंगे? एक एक्टिन को 6, सॉरी एक मायोसिन को 6 एक्टिन ने सराउंड करके रखा हुआ है, पर वहीं पे अगर मैं कहूं कि एक एक्टिन को कितने मायोसिन ने घेरा हुआ है? एक एक्टिन, ये एक एक्टिन है, 3 ने, 1 2, ठीक है, 3, तीसरा यहाँ पे है, 1 2 3, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो ये इससे आप आराम से समझ सकते हो। हाँ, फोटो देंगे तुमको, पता नहीं क्या देंगे, तो पूछा है, ये सही है भाई, सेंसिबल क्वेश्चन है। चलो एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट and appears striated due to the distribution pattern of two important proteins. कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। The light band contains actin और उसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहा गया, क्योंकि उसमें बस एक्टिन है और कोई और दूसरी मिलावट नहीं है उसमें। Whereas the dark band known as A और N isotropic band contain myosin, लेकिन इसमें मायोसिन के साथ थोड़ा सा ओवरलैप्ड पोर्शन भी है। Both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril. ठीक है, एक दूसरे के साथ में भी कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर भी हैं और एक्सिस पे। हाँ, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन। मायोसिन के अंदर मोनोमर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, 300-400 मॉलिक्यूल मिलके एक मायोसिन बना रहे हैं, और एक एक्टिन को बनाने के लिए 3 ही कंपोनेंट्स हैं और नंबर बहुत कम है उनका। सो दीज आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, इसीलिए इसको थिन और थिक फिलामेंट का नाम दिया गया। थिन फिलामेंट है, इसका सीधा मतलब है एक्टिन फिलामेंट्स की बात हो रही है, थिक फिलामेंट है तो मायोसिन फिलामेंट्स की बात हो रही है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एक इलास्टिक फाइबर है जिसका नाम है जेड लाइन, ठीक है, विच बाइसेक्ट इट, अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जेड लाइन बाइसेक्ट द आई बैंड, ठीक है। The thin filament are firmly attached to the Z line, firmly attached, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, firmly attached को। The thick filaments in A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane known as M line. Thin fibrous membrane लिखना, अगर क्वेश्चन में thick fibrous membrane आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। जो एम लाइन है वो क्या कर रही है, वो थिक बैंड को या मायोसिन बैंड को फिक्स करके रखे हुए है उसकी पोजीशन पे, तो एम लाइन क्या होगी? थिन है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है।
A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibril. The portion of the myofibril between two successive Z lines, उसको क्या कहा गया है? Functional unit of contraction, which is known as sarcomere. ठीक है, sarcomere पे क्वेश्चन आ सकता है. Resting stage में क्या होगा? The edge of thin filament on either side of the dark filament partially overlaps the free end, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो. ये रिलैक्स कंडीशन है, रेस्टिंग कंडीशन है. तो इसमें जो आई बैंड है यानी कि एक्टिन का बैंड है, उसने क्या कर रखा है? मायोसिन फिलामेंट्स को थोड़े पोर्शन तक ओवरलैप किया हुआ है ना. तो यहाँ लिखा है रेस्टिंग स्टेज में द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट, यानी एक्टिन के फिलामेंट के एजेस ने ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप कर रखा है फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट को, लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट. बीच का एरिया प्योरली थिक फिलामेंट का कैसा है? नॉन ओवरलैप्ड है. दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट विच इज नॉन ओवरलैप्ड इज नोन एज द एच जोन. और ये टर्मिनोलॉजी सारी काम आएगी तुमको अभी कॉन्ट्रैक्शन जब समझेंगे, उसमें सारी टर्म्स पता चलेंगी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एच जोन छोटा होता है. ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन सी चीज अपनी जगह पे रहेगी, लाइक दिस. नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. नोट कर लो. ठीक है, हो गया. पहला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन. एक्टिन में मोनोमर है जी एक्टिन. जी फॉर ग्लोब्यूलर, क्राउन शेप है, स्फेरिकल है, प्रोटीन है जी. ठीक है, ये जी एक्टिन क्या करता है? पॉलीमराइज होता है टू फॉर्म एफ एक्टिन. जी एक्टिन था ग्लोब्यूलर फॉर्म, जैसे कि एक पर्ल, एक मोती, और जो माला बन जाए पूरी वो हो जाएगा एफ एक्टिन, जिसमें बहुत सारे जी एक्टिन जुड़ गए हैं. लाइक दिस. ठीक है, तो जी एक्टिन और एफ एक्टिन समझ में आया. एक्टिन प्रोटीन जो है उसकी बिल्कुल बेसिक एक फॉर्म है जी एक्टिन फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म, जिसके पॉलीमराइजेशन से फिलामेंटस एक्टिन बनता है. जी फॉर ग्लोब्यूलर, एफ फॉर फिलामेंटस. दिस इज द ग्लोब्यूलर फॉर्म और ये है फिलामेंटस फॉर्म. ठीक है, एफ एक्टिन बना. फर्स्ट पार्ट तो ये. दूसरा है इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन और थर्ड है ट्रोपोनिन. ये तीन मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन. जो एफ एक्टिन होता है ये दो हेलिकली वाउंडेड फॉर्म्स हैं एफ एक्टिन की, इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं. ठीक है, वो तो हो गया एफ एक्टिन के लिए. यहां पर क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन, इसमें भी दो यूनिट्स हैं और वो बिल्कुल इसके, ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल है एफ एक्टिन, इसके साथ में ही ऐसे प्रेजेंट होंगी. यहां पे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, देखो.
हाँ, ये जो जिससे लगता है ना मोती की माला है, दो ऐसे स्ट्रैंड्स लिए, उनको ऐसे हेलिकली घुमा दिया, ठीक है, उनके बीच में ये दो ब्राउन सी रस्सियां जा रही हैं, तो ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन में 2 यूनिट्स हैं, एफ एक्टिन की भी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी ट्रोपोनिन की, इसमें 3 यूनिट्स हैं इस तरीके से, और ये अटैच होगा कहां पे? अटैच टू ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल्स, यूं नहीं कि थ्रू आउट द लेंथ अटैच रहता है, रेगुलर इंटरवल्स। और ये क्या कराएगा? ये मास्क कर देगा बाइंडिंग साइट को, इट विल मास्क, कवर कर देना, मास्क द एक्टिव साइट कहो या बाइंडिंग साइट कहो, इस एक्टिन पे, जैसे यहां पर ये ट्रोपोनिन मान लो यहां प्रेजेंट है, यही वो लोकेशन है जिस जिस जगह पे मायोसिन जुड़ना था एक्टिन पे, यानी मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्टिन पे होती है, ऐसे ही मायोसिन पे एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, मान लो ये ऐसे अटैच होंगे, दिस इज मायोसिन, होंगे, उसमें भी होंगे, आएगा समझ में अभी। मान लो ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन कुछ ऐसे अटैच होंगे कहीं, तो ये मायोसिन पे ये जो लोकेशन है ये एक्टिन को जोड़ने की है, तो इस पे तो हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसके इस सरफेस पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है, यानी एक दूसरे प्रोटीन्स जब ये एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे, इनके पास रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट्स होंगी, तो एक्टिन के ऊपर किसकी बाइंडिंग साइट है? मायोसिन की, और मायोसिन के ऊपर किसकी बाइंडिंग साइट है? एक्टिन की। तो ये जो ट्रोपोनिन है ये क्या करता है? हाइड कर देता है, मास्क कर देता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंड कर ही नहीं पाता, यानी रिलैक्स कंडीशन है। और अगर ये साइट अनमास्क होगी या बिल्कुल फ्री हो जाएगी, कब होगी? जब ट्रोपोनिन हटेगा वहां से, इसके फ्री होते ही मायोसिन आके अटैच हो जाएगा एक्टिन पे और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, जिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कैल्शियम। तो अभी एक्टिन में क्या है? एक्टिन 3 चीजों से मिलके बना है। पहला है एफ एक्टिन, एफ एक्टिन का भी एक मोनोमर फॉर्म है जी एक्टिन, ग्लोबुलर फॉर्म हो गया एक सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसके फिलामेंटस फॉर्म को जिसमें बहुत सारे लीनियर अरेंज होके प्रेजेंट होते हैं वो एफ एक्टिन बनाएगा। 2 इस तरह के सेगमेंट्स रहेंगे एफ एक्टिन के, ठीक है, 2 यूनिट्स रहेंगी। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, ये भी रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर है और बिल्कुल इसी तरह से साथ में ट्विस्ट रहेगा जैसे एफ एक्टिन होता है, ठीक है। इस ट्रोपोमायोसिन पे जगह जगह पे क्या प्रेजेंट है? 3rd प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज नोन एज ट्रोपोनिन, और ये 3 सब यूनिट से मिलके बना है, और ये क्या कराता है? इट विल मास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट और द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग एक्टिन के ऊपर, ठीक है। ये कहानी तो है एक्टिन की। हो गया? एक्टिन की इतनी स्टोरी समझ में आ गई। एक्टिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, थिन बैंड बनाएगा, आई बैंड भी इसी से बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? 3 फर्दर प्रोटीन्स होंगे जिनके जुड़ने से पूरा एक एक्टिन मॉलिक्यूल बन के आता है। पहला मोनोमर है एफ एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन, तीसरा है ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन में 2-2 सब यूनिट्स होंगी, लेकिन ट्रोपोनिन में 3 होंगी। इतनी कहानी एक्टिन की है। नेक्स्ट आता है दूसरा प्रोटीन विच इज मायोसिन। तो मायोसिन क्योंकि थिक फिलामेंट बना रहा है तो ये भी एक पॉलीमराइज प्रोटीन है, जैसे एक्टिन एक पॉलीमराइज फॉर्म थी। बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ के बनाएंगी मायोसिन को, और यहाँ पर उन मोनोमेरिक यूनिट्स को क्या कहेंगे?
मीरोमायोसिन। मायोसिन सेकेंड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन which is the polymer of मीरोमायोसिन। ठीक है, यहां पर ये मीरोमायोसिन के लगभग 300 से 400 मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे मायोसिन, तभी तो इसकी थिक अपीयरेंस आती है। वहां पे तो इतना नंबर नहीं था एक्टिन में। ठीक है, ये जो मीरोमायोसिन है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइट और हैवी। लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। डायग्राम एक एनसीईआरटी में दे रखा है बड़ा अच्छा सा, देखो यहां पर मायोसिन मोनोमर है यानी मीरोमायोसिन। इसमें टेल और हेड पोर्शन दिख रहा है आराम से आपको, 2 यूनिट्स हैं। तो ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोब्यूलर हेड with a short arm and a tail. Each myromycin has 2 important part. अंडरलाइन कर लेना इसको भी। स्नेक के जैसा ही नहीं है कुछ। ये कुछ ऐसा है, एक मीरोमायोसिन, उसमें क्या है, ये टेल है और दिस रीजन इज द हेड पोर्शन। ठीक है, तो यहां देखो थ्योरी में ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, अ ग्लोब्यूलर हेड एंड अ शॉर्ट आर्म विद अ शॉर्ट आर्म। ये जो है ना, ये जैसे आप मान लो ये है टेल वाला पोर्शन, दिस इज द हेड पोर्शन, और ये जो ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल नेक के जैसा है, ये इसका आर्म है। ठीक है, so a globular head with a short arm and a tail forming heavy myromycin। तो heavy myromycin क्या है, जो हेड पोर्शन है जिसमें उसका ग्लोबुलर हेड और वो आर्म है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, HMM, हेवी मीरोमायोसिन। और जो टेल है वो क्या हो जाएगा, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होगा इसका, ये कुछ इस तरह से है कि यहां पर 2 यूनिट्स हैं, ऐसे अरेंज है, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, दे बोथ मेकअप HMM। ये क्या है ठीक है, लाइट मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन मोनोमेरिक फॉर्म है, उसके 2 पोर्शंस हैं, एक हैवी पार्ट हो गया, एक लाइट हो गया। लाइट वाले ने क्या बनाया, टेल पोर्शन बनाया, और हैवी जो हिस्सा है वो क्या बनाएगा, इसका हेड और आर्म वाला रीजन है। अब देखो इसके पास भी ना, जैसे मैंने बोला एक्टिन पे मायोसिन के जुड़ने की स्पेसिफिक जगह है, लोकेशन है, जिसको किसने मास्क किया हुआ था, ट्रोपोनिन ने मास्क कर रखा था, यानी वो मास्किंग जब तक है तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा वहां पे। इसी तरह से इसके पास भी तो बाइंडिंग साइट्स हैं, यहां पर बाइंडिंग साइट्स होंगी इसके हेड रीजन में, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होंगी कुछ ऐसी। एक होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी ATP बाइंडिंग साइट। और हमें पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, ATP का खर्चा होगा तब जाकर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो ATP जो खर्च होनी है उसकी लोकेशन, उसकी बाइंडिंग साइट भी कहाँ है, मायोसिन पे है।
ठीक है, तो मायोसिन के पास एक्टिन से बाइंड करने की स्पेसिफिक लोकेशन है और एटीपी बाइंडिंग की भी स्पेसिफिक साइट है, वहीं पे एक्टिन के पास मायोसिन से जुड़ने की एक जगह है। ठीक, इस तरीके से मायोसिन है, 300-400 मॉलिक्यूल मिलके एक पूरा थिक बैंड बनाएंगे। तो मान लो ये वो थिक बैंड है, जो पहले वाला डायग्राम है आपका उसको देखो एक बार, पहले जिसमें पूरा सार्कोमेयर दिख रहा है, उसमें आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये ऐसे है ना कुछ। यहां पर क्या है, एक्टिन, इधर है एक्टिन, इसका मतलब एक्टिन में कुछ लोकेशंस हैं जहां पर ये मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन हेड ही तो है जो यहां से बिल्कुल इमर्ज होके ऐसे आ रहा है बाहर। इस मायोसिन हेड पे वो एटीपी की साइट और एक्टिन की साइट्स हैं, तो इन्हीं साइट्स की वजह से तो ये यहाँ पे जुड़ेगा। और जस्ट इमेजिन, ये तो है मायोसिन का बैंड, ये एक्टिन बैंड है, अगर एक्टिन इसके साथ जुड़ गया तो एक्टिन क्या करता है, एक्टिन खुद अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि मायोसिन के जो है ना ये पोर्शन, ये ऐसे, ये इसको ऐसे खींच लेंगे अंदर, इसने इसको ऐसे खींचा, मायोसिन खुद नहीं इधर से उधर होगा कहीं, लेकिन इसके पास ये फ्लेक्सिबल आर्म है जो इसके हेड रीजन के पास था, उस फ्लेक्सिबल आर्म की वजह से ऐसे होगा ये इस तरफ, सो दैट जो थिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, और जब रिलैक्सेशन होगा तब ये बाइंडिंग हट जाएगी, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक्टिन का जो बैंड है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, मायोसिन डिस्प्लेस नहीं होता। क्लियर है इतना? तो हमने जो अभी तक पढ़ा है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, राइट। कल वाली क्लास में फिर हम करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, एंड देन विल स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम।